देखिए मेरा प्यारा बच्चा, हमारे सामने आज का जो चैप्टर है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट देखो, पहली बात कुछ छोटी छोटी चीजें समझ लो। इसमें याद करने वाले टास्क ज्यादा हैं। जो जो चीजें याद की करने वाली हैं वो तो याद हम करेंगे, और जहां पर मुझे लगेगा यार कोई पैटर्न बना सकते होंगे तो जरूर पैटर्न सिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ रिएक्शंस का पैटर्न सिखा दूं, जैसे HNO3 की रिएक्शन का पैटर्न सिखा देंगे। बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे। जो चीजें सिलेबस में नहीं है आप अभी उनके चक्कर में मत पड़ो। आप एक तरफ से कंटेंट को सीखते चलो, जो जो चीजें होंगी बाद में उनको फिल्टर आउट करके अलग से डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। एज पर सिलेबस आप लोगों का जो सैंपल पेपर आएगा वो जब हम डिस्कस करेंगे तो सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ पर आज शुरू कर रहे हैं किसके बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ने और सीखने के लिए जा रहे हैं तो आज की क्लास में हम पहले इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई हमें कौन कौन सी चीजें क्लास 11th की ऐसी रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर समझने के लिए रिक्वायर्ड है, जो चाहिए। अगर हम बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में तो आप लोगों को मालूम है कि ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। जैसे ग्रुप 13 हो गया, ग्रुप 14 हो गया, ग्रुप 15 हो गया, यहीं पे आ गया आपका माना ग्रुप नंबर 16 हो गया, ग्रुप नंबर 17 हो गया, ग्रुप नंबर 18 हो गया। ये जो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट होते हैं, दे आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। जिनमें से ग्रुप नंबर 13 में अगर मैं आ जाऊं तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। यहीं पे मेरा प्यारा बच्चा अगर मैं आ जाऊं ग्रुप नंबर 14 में तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन एंड लेड। यहीं पे मेरा बच्चा अगले पे मैं आ जाऊं ग्रुप नंबर 15 में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। अगर मैं यहीं पे ग्रुप नंबर 16 पे आ जाता हूं तो ग्रुप नंबर 16 में क्या जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर। ग्रुप नंबर 16 में जाता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलिनियम। ग्रुप नंबर 17 में जाता है आपके हेलोजन्स, जिसमें आ जाता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। और यहीं पे लास्ट आपका नोबल गैस, जिसमें आ जाता है आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रैंडॉन। चलिए कुछ छोटी छोटी बातें हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो बिल्कुल बेसिक है। बिल्कुल बेसिक छोटी छोटी बातों में क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए भैया कि कौन से पीरियड से इनकी शुरुआत होती है। ध्यान से समझिएगा। ये आपका जो अगर मैं हीलियम को छोड़ दूं, अगर मैं हीलियम को छोड़ दूं तो ये आपको मालूम है ये सेकंड पीरियड में आता है। ये आपके सारे एलिमेंट थर्ड पीरियड में आते हैं, ये सारे एलिमेंट फोर्थ पीरियड में आते हैं, ये सारे एलिमेंट फिफ्थ पीरियड में आते हैं, ये सारे एलिमेंट सिक्स पीरियड में आते हैं। सर ये सब बताने की जरूरत क्या है हमें? देखिए जो छोटी सी चीजें हैं जो आपको कई सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए चाहिए ही चाहिए, उसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि एलिमेंट कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में आता है। यहां पर अब हम कुछ और बातें अगर करें तो यहां पर कुछ बातें सुन लीजिए। यहां पर हम ग्रुप नंबर 18 जो होता है उस ग्रुप नंबर 18 को क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 के और भी नाम है। ग्रुप नंबर 18 में ही हम इनको इनर्ट गैस कहते हैं। ग्रुप नंबर 18 जो होता है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेयरर गैस कहते हैं। तीन नाम है, तीनों नाम का थोड़ा थोड़ा मतलब अलग अलग है। इनर्ट का मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करना, नोबल का मतलब थोड़ा बहुत रिएक्ट करना। जैसे मैं कहूं कि हजारों पर्सन में से एक कोई नोबल पर्सन होता है तो यही कहेंगे कि थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी होती है नोबल गैस के अंदर। रेयरर गैस का मतलब ये बहुत कम पाए जाते हैं। आप जब जाओगे ग्रुप 18 में तो वहां पढ़ोगे इनको रेयरर गैस इसीलिए कहते हैं कि अगर जितनी भी गैस हैं उनको मैं 100% लूं तो 1% से कम भी नोबल गैस होती है। इसीलिए इन ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को हम तीन नामों से जानते हैं, नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयरर गैस। ग्रुप नंबर 17 जो होता है इसको हम लोग जानते हैं किस नाम से, हैलोजन्स के नाम से जानते हैं। शायद तुम लोगों को पता हो कि भैया हम हैलोजन कहते क्यों हैं, क्योंकि हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है फॉर्मिंग, सॉल्ट फॉर्मिंग। क्योंकि ये जो होते हैं ये सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट क्रिएट करते हैं, जैसे NaBr, NaCl, KCl ऐसे करके। यहीं पे ग्रुप नंबर 16 जो होता है मेरा प्यारा बच्चा, इस ग्रुप नंबर 16 को हम जानते हैं किस नाम से, इनको हम जानते हैं चैल्कोजेंस के नाम से। चैल्कोजेंस का जिसका मतलब होता है ओर फॉर्मिंग। ओर फॉर्मिंग का क्या मतलब हो गया? एक्चुअली आप अगर तुम ध्यान से देखो तो जो पुराने टाइम की हम बात करें इनको हम लोग ओर फॉर्मिंग के नाम से जानते थे। ओर फॉर्मिंग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जब पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो जितने भी ओर पाए जाते थे, सुनिएगा, हम अगर पुराने टाइम की प्यारा बेटा बात करें तो पुराने टाइम में आप देखोगे कि ज्यादातर जो ओर मिलते थे वो ज्यादातर ओर आपको या तो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते थे या सल्फाइड की फॉर्म में मिलते थे। ऑक्साइड बोले तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, सल्फाइड बोले तो सल्फर के साथ कंबाइन होके। वहीं पे ग्रुप नंबर 15 जो होता है इनको हम जानते हैं पिनिकोजेंस।
पिनिकोजेंस का मतलब बैड स्मेलिंग, पिनिकोस एक लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है सफोकेटिंग, तो ये बैड स्मेलिंग कंपाउंड होते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं पिनिकोजेंस। इनके ये छोटे छोटे नाम आपको पता होने चाहिए। आपको ये भी मैं बता दूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 11 में भी था। क्लास 11 में आपको ग्रुप नंबर 13 और 14 पढ़ाया गया था, जो कि अब आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपको यहाँ पर जो सिलेबस 12th में है कंप्लीट सिलेबस के तौर पे, वो 15, 16, 17, 18 इतनी चीजें हैं। ये भी बात नंबर 1। और भी छोटी छोटी कुछ बातें कवर करते हैं। इनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन जो होता है पी ब्लॉक एलिमेंट का, दैट इज NH2NP126, ये इनका आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते क्यों हैं। आपको मालूम है कि जनरली हम उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया जाए देन लास्ट इलेक्ट्रॉन, और ऐसा करने पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है दैट गोज टू दी पी सबसेल, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, पी सबसेल में जाता है, इसीलिए इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते थे। तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आई टेक क्लोरीन। अब क्लोरीन हमने एक एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, यू राइट द कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p5। अब देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है, पी के अंदर गया है, इसीलिए इन सबको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनमें से तुम किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, आप देखोगे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो पी सबसेल में ही भरा जाएगा। दैट्स व्हाई दीज एलिमेंट आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट हम उनको कहते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखा जाए तो ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू द पी सबसेल, दोज एलिमेंट आर नोन एज पी ब्लॉक एलिमेंट। यह भी बात नंबर 1। आगे कुछ बातें करते हैं, कौन कौन से ग्रुप को क्या क्या कहते थे ये भी हमने बताया। कभी कभी पहले एलिमेंट की बेसिस पे उनको फैमिली के तौर पे भी बोला जाता है, जैसे हम इसे कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन फैमिली, इसे हम कहते हैं फ्लोरीन फैमिली, ऐसे भी कभी कभी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें एक बात समझो, सर बोलो बेटा। वहां पे वो निक्टोजेंस होगा, PNI। कहाँ पे? सर पिनकोजेंस लिखा है आपने, सर निक्टोजेंस होता है। नहीं, पिनिकोजेंस पूरा भी नाम होता है बेटा, ठीक। कहीं कहीं निकोजेंस लिखा होगा तो कहीं पूरा नाम पिनिकोजेंस भी होता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, आप उसके लिए परेशान ना हो, ठीक है। दूसरी बात मेरा प्यारा बच्चा, यहां पर हम क्या बता रहे हैं कि हमें कई सारे एलिमेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट और उनके कंपाउंड। अब ऐसा नहीं कि नीचे वाले एलिमेंट के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है, ऐसा नहीं कि आयोडीन के हर कंपाउंड को पढ़ने को मिलेगा, कुछ कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड तुमको मिलेंगे, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके सिलेबस में है, ठीक। अमोनिया आपको पढ़ने को मिलेगा। तो कुछ जैसे फास्फोरस के कंपाउंड सिलेबस, फॉस्फीन, तो नाइट्रोजन फास्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, उनकी प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब सिलेबस में है। सिमिलरली ऑक्सीजन बोले तो ऑक्साइड, तो ऑक्साइड की प्रॉपर्टी। सल्फर में जैसे जाओगे तो सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब पढ़ने को मिल जाएंगे। हेलोजन में जब जाओगे तो इंटर हेलोजन कंपाउंड पढ़ने को मिल जाएंगे। मतलब हम यहाँ पर ग्रुप के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस उनके कुछ जो स्पेसिफिक एलिमेंट हैं उन स्पेसिफिक एलिमेंट के रिस्पेक्टिव कंपाउंड के बारे में भी बहुत जानकारी सीखेंगे कि उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन सारी चीजों को कवर अप करेंगे। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां से समझ लो, बेसिक में एक इंटरेस्टिंग बात यह समझने लायक है प्यारा बेटा कि जो भी पीरियड नंबर होता है उसके अंदर उतनी ही सबसेल होती है। याद रखना, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है उनके अंदर केवल 2 ही सबसेल होंगी, एस और पी। थर्ड पीरियड के एलिमेंट है तो उनके अंदर 3 सबसेल होंगी, एस पी एंड डी। फोर्थ सेल है तो उसके अंदर 4 सबसेल होंगी, एस पी डी एंड एफ। मतलब अगर मैं ये कहूं कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल फास्फोरस, फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, मैं ऐसे बात करूं फास्फोरस और सिलिकॉन, तो अगर आपसे कोई कहे कि क्या फास्फोरस के अंदर एफ सबसेल नहीं होता है, तो ऑब्वियसली चीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। अब सर ये क्यों आप जानकारी दे रहे हो? ये जानकारी कई क्वेश्चनों में तुम्हें हेल्प करेगी जब तुमको ये बोलना पड़ेगा कि इसके अंदर डी सबसेल है, उसके अंदर नहीं है। जैसे इनके अंदर जो फर्स्ट आप देख रहे हो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके सबके पास दे डोंट हैव डी सबसेल, दे डोंट हैव डी सबसेल। इनके सबके पास डी सबसेल नहीं होता है, इससे बहुत फर्क पड़ जाएगा, वैलेंसी नहीं एक्सटेंड कर पाएंगे, अनदर प्रॉपर्टीज। अब अगर आपसे कोई बोले कि भाई नाइट्रोजन के पास डी सबसेल नहीं है या ऑक्सीजन के पास डी सबसेल नहीं है, तो क्यों नहीं है डी सबसेल? क्योंकि ये कौन से पीरियड में पाए जाते हैं? सेकंड पीरियड में, और सेकंड पीरियड में केवल 2 ही सबसेल होती हैं, एस पी। अब कहो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हम देख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का मतलब कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर तो दिया जाता है। जैसे तुम क्लोरीन की बात करो, अब क्लोरीन में लास्ट में देखो 3p आया है। अब 3p आया है तो तुम कहोगे डी नहीं है, गलत है।
डी भी होगा, क्योंकि ये थर्ड सेल में, थर्ड पीरियड में है। देखो थर्ड पीरियड में 3D भी होगा, लेकिन वो 3D वैकेंट था, वो खाली था। इस वजह से मेरा प्यारा बच्चा यहां पर हमने उसको लिखा नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी हमको। लेकिन आप कहो सर कॉन्फ़िगरेशन को देख करके हम बता देंगे कि डी है या नहीं है, ऐसा नहीं है। यह नंबर आप सेल की बेसिस पे बताओगे। तो हम कई जगह पर कंपेयर करेंगे कि नाइट्रोजन के पास डी नहीं है, फास्फोरस के पास डी होता है, फास्फोरस के पास डी होता है सब सेल, इस वजह से अपने कुछ स्पेसिफिक काम कर पाएगा। तो एक ये छोटा सा 11th का कॉन्सेप्ट है, ये भी याद रखना कि किसी भी एलिमेंट के पास कितनी सबसेल अवेलेबल होती हैं दैट डिपेंड ऑन द पीरियड नंबर, वो उनके पीरियड नंबर पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई फोर्थ पीरियड का है तो 4 सबसेल होंगी, एसपीडीएफ भी होगा। थर्ड पीरियड का है तो 3 ही सबसेल होंगी, एसपीडी। ठीक, ये सब चीज याद रखिएगा। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने दिया कि पी ब्लॉक एलिमेंट हम कहते कि नहीं, पी ब्लॉक एलिमेंट हम उनको कहते हैं जिनका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में आ जाता है। पी ब्लॉक एलिमेंट कहां से कहां तक आता है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आता है। पीरियड नंबर के बेसिस पे उनके नाम भी मैंने आपको अलग अलग ग्रुप वाइज बताए भी। अब इनका जो आउटर मोस्ट जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन था, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक जनरल कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहले वाले का NH2NP1 होता था, इस वाले का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP2 होता था, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 15। यहां से हमारे काम की चीज है, ये जरूरत पड़ती है। तो ये क्या जाएगा, हाँ 6 पीरियड में 6 सबसेल होंगी, 5th पीरियड में 5 सबसेल होंगी, SPDFG। अब उनके बारे में हम स्टडी नहीं करते क्योंकि वहां तक इलेक्ट्रॉन भरे ही नहीं जाते, जी तक। आप देखोगे आपने जब तक भी कॉन्फ़िगरेशन किया था तो आपने FE तक सुना था, क्योंकि वहां तक इलेक्ट्रॉन भरने की कोई नौबत ही नहीं आई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उनके अंदर वो टाइप की सबसेल होंगी नहीं, जी सबसेल ये सब होगी नहीं, इसके आगे भी प्रोसीड करती हैं सबसेल। अब ग्रुप नंबर 15 का जनरल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NH2NP3, ये याद होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि ग्रुप नंबर 15 का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो NH2NP4, इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5, और ग्रुप नंबर 18 का NH2NP6। अगर टोटल काउंट करो तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो एक ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मैं तुमसे अचानक पूछ लूं कि यार आर्सेनिक का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताओ, क्या कोई बता सकता है आर्सेनिक का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन? NH2NP6। फिर यार भाई आर्सेनिक का पूछ रहा हूं, NH2NP6, NP3, 4s2, हाँ 4s2, CD10, 4p3। आपको यहां से n की वैल्यू पीरियड से मिलेगी। अब ये कौन से पीरियड में आता है, देखो ये 4th पीरियड में आता है, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गई 4। और जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है पूरे ग्रुप का, NH2NP3। तो आर्सेनिक का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा दैट विल बिकम 4s2 4p3। मतलब जो n की वैल्यू होती है वो उस सेल से मिलता है। और तो आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं, जैसे आर्सेनिक का आप एटॉमिक नंबर लिख के पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नीड है कि यार आर्सेनिक का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो ये हो गया NH2NP3, n की वैल्यू पीरियड से मिल जाती है, पीरियड कौन सा 4th, तो n की जगह पर 4 रखो तो 4s2 4p3। जैसे क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट पूरे ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये, तो क्लोरीन का आउटर मोस्ट क्या आएगा, क्लोरीन कौन से पीरियड में, देखो 3rd, तो यहां पर n की जगह 3 रखो तो क्या आएगा 3s2 3p5। और आपने जब किया था देखो यही आया भी था क्लोरीन में, क्या आया था 3s2 3p5। तो आपको ये छोटी छोटी जानकारी पता होनी चाहिए। और एक दो बातें समझ लो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी ये इतने छोटे नहीं हो कि आपको ये चीजें पता ना हो। आपको ये बात अच्छे से मालूम होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 13 के जितने भी एलिमेंट हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ग्रुप नंबर 14 के सारे एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 5। इनके सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 7 एंड 8। मतलब इन जनरल में बोल दूं ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पता चल दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं बता पा रहे हो, तो ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे मेरा प्यारा बच्चा, ब्रोमीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। मैं पूछूं सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 6 होंगे। ये याद होना चाहिए। वैलेंसी तुम क्लास 9th में पढ़ते थे, कैसे निकाला जाता था, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तक हैं तो वैलेंसी उतनी ही आती थी। इनकी वैलेंसी 3 आएगी, मैं यहां पर वैलेंसी की बात करूं तो इनकी सबकी वैलेंसी 3 आएगी, जनरली बात कर रहा हूं। वैलेंसी यहां वेरिएबल वैलेंसी भी रखते हैं ये लोग, तो इनकी जो वैलेंसी जाएगी वो 4, इनकी वैलेंसी कितनी जाएगी 5, फिर वैलेंसी घटने लगेगी, फिर यहाँ आ जाएगी वैलेंसी 4, वैलेंसी फिर यहाँ आ जाएगी सॉरी ये गलत बोल दिया ना 4, फिर यहाँ 3, क्योंकि 8 माइनस, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा होते हैं तो वैलेंसी कैसे निकलता है, वैलेंसी निकलता है 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब इनकी वैलेंसी 3, फिर इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 0।
जीरो वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी, और नोबल गैस इसीलिए किसी एक साथ कंबाइन नहीं करते थे। तो यहां तक तो मैंने बिल्कुल बच्चों वाली चीजें समझाई हैं जो एक बेसिक जानकारी आपको चाहिए। पी ब्लॉक एलिमेंट उनको कहते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किया जाए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाता है। पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक आते हैं, जिनमें से हमें पढ़ना है 15 से लेकर 18 तक ही केवल पढ़ना है। 18 को नोबल गैस, इनर्ट गैस, रेयरस गैस बोलते हैं। 17 को हैलोजेंस बोलते हैं क्योंकि ये सॉल्ट बनाने का काम करते हैं। 16 वाले को हम लोग बोलते हैं चाल्कोजेंस क्योंकि ये ओर फॉर्मिंग होते हैं। 15 वाले को पिनिकोजेंस कहते हैं, पिनिकोजेंस क्योंकि बैड स्प्लिनिंग कंपाउंड होते हैं इसलिए इनका नाम पिनिकोजेंस भी पड़ जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये आपको पता है, वैलेंसी कितना होगा ये भी पता है। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूरे पी ब्लॉक का कितना होता है, ns2np126। यहाँ n पीरियड नंबर को बताता है, जितना पीरियड नंबर होगा उसके अंदर उतनी ही सबसेल होंगी। अगर कोई थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके अंदर 3 ही सबसेल अवेलेबल होंगी, s, p एंड d। अगर सेकंड सेल का है जैसे लाइक नाइट्रोजन, सेकंड पीरियड का है लाइक नाइट्रोजन, तो उसके अंदर 2 ही सबसेल होंगी, s और p, तो d एब्सेंट होगा। इतनी बेसिक जानकारी समझ लेने के बाद हम क्लास 11th की और भी कुछ बेसिक जानकारी पे चलते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी जब तक आपको पता नहीं होगी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हाँ सर हीलियम एक्सेप्शन है ना उसमें पी ब्लॉक में? हाँ हीलियम एक्सेप्शन है, वो ns2np2 को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। वो तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है एक्सेप्ट हीलियम। देखिए छोटी छोटी मैं डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट करने की जगह पर आपको हर वो जानकारी दे रहा हूँ जो आगे जरूरत पड़ सकती है आपको। अब आगे बढ़ता हूँ। पीरियोडिक टेबल की भी बहुत रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है, इस वजह से थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल एक बार समझ लीजिएगा। मैं आपको बार बार ये चीज समझाने नहीं जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेंड पता होने चाहिए कि यार लेफ्ट टू राइट नीचे आने पे साइज कैसे वेरी करता है या अलग अलग प्रॉपर्टीज कैसे वेरी करती हैं। आपको बहुत अच्छे से सीखना हो मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लास 11 का लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो देख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता हो आपको, अभी मैं मान चल रहा हूँ कि 11 तुम लोग पास हो, अगर 11 तुम लोग पास हो तो इसका मतलब तुमको यार बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, आपको मालूम है कि नीचे आने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, नीचे आने पे जो एटॉमिक रेडियाई होता है दैट इज इंक्रीजेज। इन जनरल एक्सेप्शंस आर आल्सो प्रेजेंट देयर, बट हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। इन जनरल नीचे आने पे एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जब तुम जाते हो तो एटॉमिक साइज जो होता है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ये तो एटॉमिक रेडियस का हो गया। द नेक्स्ट वन आयनाइजेशन एनर्जी। पहले हम बता देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आपको वैसे ये पता भी होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है मेरा प्यारा बच्चा, वैलेंस शेल से लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड हो रही है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from valence shell of isolated gaseous atom। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो वही जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी उसी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, ये एक सिंपल सा टास्क है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन उतनी एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसी वजह से आपको मालूम है कि लेफ्ट टू राइट जब तुम जाते हो, जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम होता है, ये सब पढ़ा है आपने। साइज कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन लगेगा तो ज्यादा एनर्जी लगेगी। और नीचे आने पे देखो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, ऊपर बढ़ती है, नीचे आने पे डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि जब नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज जब इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मतलब न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा, न्यूक्लियस कम खींचेगा। जब न्यूक्लियस खींचेगा नहीं अच्छे से तो उसको निकालना आसान है, लेस एनर्जी विल बी नीडेड, तो कम एनर्जी लगेगी, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। नीचे आने पे पहले बात समझ लो, लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है, ये समझ लो। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, और नीचे आने पे न्यूक्लियर फोर्स कम होता है, नीचे आने पे न्यूक्लियर फोर्स कम होता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होगा, और नीचे जब आओगे तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा। तो जब इससे लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ज्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट्स व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज। और नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है। ये एक पॉइंट बता दिया मैंने। अब इसी में कुछ समझो प्यारा बेटा, देयर आर सम एक्सेप्शंस केस, मैं वो एक्सेप्शंस भी डिस्कस करूंगा। बस इतना समझ लो कि इफ
इफ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, इफ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भाई जितना डिफिकल्ट होगा, समझ जाओ आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी, बात खत्म। इसी कॉन्सेप्ट पे चलेगा सब। बताओ क्या है? हाँ अमन बताओ तो क्या बता रहे हो बेटा? हाँ आयनाइजेशन एनर्जी एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बोथ आर द सेम थिंग। एनर्जी और एंथैल्पी एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों सेम ही चीज है। अब हम दूसरी जगह पे आ जा रहे हैं। दूसरे पे अगर हमने देखा तो दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है जी, इसको भी अच्छे से समझिएगा प्यारा बेटा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है। देखो एक बात समझ लो, जब भी चीजें जुड़ती हैं, ये केमिस्ट्री का एक सिंपल सा नियम है, ऐड होते समय एनर्जी रिलीज ही होती है। तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, कब? व्हेन वी ऐड, जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन को इनटू आइसोलेटेड गैसेस एटम। इसके लिए एक रूल पढ़ाया जाता था आपको, इस रूल पे बहुत अच्छे से काम करिएगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में हर ग्रुप में काम आने वाली चीजें हैं, और है 11th का, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा बेसिक। अगर नहीं क्लियर हो तो आप पूरा लेक्चर देखिए क्लास 11 में जाके। एक रूल समझ लो कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी है, सीधा सा फंडा है, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी है या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या है, डिफिकल्ट है, इन्हीं दोनों रूल पे काम करता है सब कुछ, बात खत्म। अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी है तो मींस मोर एनर्जी रिलीज, तो सीधी चीज है कि ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मोर नेगेटिव, विल मोर नेगेटिव। अब कंफ्यूज मत होना कि यहां पर तुम मैग्नीट्यूड लेके चलने लगो, मैथ लगाने लगो। मैथ नहीं लगाना है कि सर -4 मोर नेगेटिव का मतलब -10, और मोर नेगेटिव अगर हो रहा है तो घट रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट मत लगाना यहाँ पे, क्योंकि दैट इज मैथमेटिकल अप्रोच। यहाँ पर जस्ट हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। माइनस साइन केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो चेंज इन एंथैल्पी माइनस ही आता है। अरे खुद ही समझो यार, किसी के पास शुरू में एनर्जी 50 है, एनर्जी रिलीज हो गई 20 जूल रिलीज हो गई, फाइनल कितना बचा, 30 बचा, 30 बचा, तो चेंज कितना निकलेगा, 30 - 50। तो चेंज देखो क्या निकल के आ रहा है, निगेटिव ही तो आ रहा है। तो यहां पर निगेटिव साइन ओनली ये रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। अदरवाइज बस इतना याद रखना कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा मतलब उतना मोर नेगेटिव होगा। तो डोंट बी कंफ्यूज विद माइनस साइन हियर। अब दूसरा टास्क, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या है, डिफिकल्ट, तो मतलब लेस एनर्जी विल रिलीज। तो लेस एनर्जी क्या होगी मेरा प्यारा बच्चा, रिलीज होगी। लेस एनर्जी रिलीज होगी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी दैट विल लेस नेगेटिव, ये लेस नेगेटिव होगा, ये भी याद रखेगा। तो अब इतनी बात तो यार देखो तुमको याद रखनी पड़ेगी। अगर इसको लेकर तुम डाउटफुल हो, बहुत अच्छे से चीजें सीखना चाहते हो, तो आप मुझे बताइएगा, ट्रेंड्स का एक लेक्चर में भेज दूंगा क्लास 11 का, आराम से देखिएगा उसको, ठीक। तो ये हो गया, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया। तो अगर मैं अब पूछूं यहां पर, जरा बताओ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ क्यों रही है? तो मुझे कोई एक लोग बताओ, जानवी बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने बढ़ क्यों रही? कुछ आइडिया? सर मैं बता, आप बताओ हर्ष पांडे। सर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है सर, इस हाँ। वजह से सर साइज सर इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना इजी हो रहा हाँ, है। मेन मुद्दे की बात कि सर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना, बढ़ रही है। हाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी होगा, दैट्स वी मोर एनर्जी विल रिलीज, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर जाने पे क्या होगी, मोर नेगेटिव, और नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, घटेगी। घटने का मतलब लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव क्यों? क्योंकि ऐड करना कठिन है इलेक्ट्रॉन को। और ऐड करना क्यों कठिन है गौरव, बता सकते हो? इलेक्ट्रॉन को ऐड करना नीचे आने पे क्यों कठिन है? सर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की। हाँ, दैट इज अनदर रीजन। बस आपको डायरेक्ट बोलना था कि सर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कठिन था, इसलिए बस। तो देखो दो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, मैं हर ग्रुप में कंपेयर कर सकता हूं, इसलिए ये चीज अच्छे से पता हो। द नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे आ जाते हैं जी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको मालूम है
द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं यहां पर बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड इटसेल्फ। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सीधी सी भाषा में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर फोर्स अगर ज्यादा होगा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो तुम खुद ही देखो, इधर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। बात खत्म। पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये वर्ड याद रखना, फॉन वर्ड, इसको लेके कंफ्यूज मत रहना। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले तो ये याद रखो, फिर बाकी ट्रेंड पे जाइएगा। अब आगे बात करते हैं मेटालिक करैक्टर। मेटल्स किसको कहते हैं? अगर इन सिंपल भाषा में हम बोले व्हाट आर द मेटल्स, कोई बोलेगा? सर जिनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। वेरी गुड। द एलिमेंट विच हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को वही लूज करेगा जिसमें न्यूक्लियर फोर्स कम होगा, वही आसानी से लूज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना नीचे आसान है, मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी नीचे आने पे बढ़ेगी। तुम देखो मेटालिक करैक्टर जितना तुम नीचे आओगे उतना बढ़ेगा मेटालिक करैक्टर, और उधर जाने पे मेटालिक करैक्टर घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे लूज करना कठिन है इलेक्ट्रॉन को, भाई न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करने देगा। और उधर नॉन मेटालिक बढ़ेगा। नॉन मेटालिक का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट टू राइट जाने पे इजीली इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इसलिए नॉन मेटालिक करैक्टर राइट जाने पे बढ़ेगा और लेफ्ट की तरफ मेटालिक करैक्टर है। तो ज्यादातर तुमको मेटल लेफ्ट साइड मिलेंगे और इधर नॉन मेटल मिलेंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल का एक बेसिक रिकैप था कि आपके माइंड में आ जाए कि यार ये बातें होती थी पीरियोडिक टेबल के बेसिक ट्रेंड्स को लेके। इतनी जानकारी आपको चाहिए ही चाहिए। अगर कोई डाउट छूट रहा है तो आप क्लास 11 के लेक्चर पे जा सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दो छोटे छोटे और शब्द समझो। जैसे मैं कई बार न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं, व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स का मतलब जो न्यूक्लियस है, समझो प्यारा बच्चा, न्यूक्लियस के अंदर दो लोग होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, सॉरी न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। तो ओवरऑल मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज कह सकता हूं, और इनको हम एक नाम और देते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिख रहा है। तो एक्चुअली में ये जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखने का काम करता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बांध के रखता है, ये बात अच्छे से समझ लो। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो यही जो फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहा है और जो न्यूक्लियस लगा रहा है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है जिस फोर्स से, उस फोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की कुछ इंटरेस्टिंग बातें समझो मुझे। अच्छा, कोई लोग बताना पसंद करे अगर न्यूक्लियर फोर्स एटॉमिक रेडियाई के साथ कैसे रिलेट करेगा। पहले तो न्यूक्लियर चार्ज के साथ कर दे रहा हूं। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा, रुक जाएगा, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा। एटॉमिक रेडियाई के साथ कंपेयर करो, बताओ इनवर्सली की डायरेक्टली? अगर न्यूक्लियर फोर्स, हाँ इनवर्सली सर। मतलब जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा, बिल्कुल सही आईसी, जितना ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स होगा उतना ही कम एटॉमिक रेडियाई होगी। आयनाइजेशन एनर्जी के बताओ। अच्छा, अगर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली। वेरी गुड। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डायरेक्टली, क्योंकि जल्दी ऐड हो जाएगा तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मेटालिक करैक्टर के न्यूक्लियर फोर्स इनवर्सली, तो मेटालिक करैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो तुम यहीं से ही सारे बेसिक ट्रेंड देख सकते हो कि यार किसी में भी अगर न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने की पावर ज्यादा है तो सीधी बात है रेडियाई कम होगी, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और मेटालिक करैक्टर आपका कम होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना कठिन है। इसको मैंने थोड़ा फास्टली कवर इसलिए किया है क्योंकि ये क्लास 11 की बातें हैं सारी, ठीक है। एक दो बातें और यूज होंगी इस चैप्टर के दौरान, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। हम इस प्रॉपर्टी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट समझो क्या होता है जरा।
एक्चुअली जैसे मैंने ये बनाया न्यूक्लियस, अब इस न्यूक्लियस पे पास्टुली चार्ज होता है, ये बात आप लोग जानते हो बहुत पहले से। अब इसके चारों तरफ सेल प्रेजेंट है। हमने कहा ये हो गई पहली सेल, इट इज द सेकंड सेल, हमने कहा ये सेकंड सेल हो गया, ये हमने कहा माना ये थर्ड सेल हो गया, और हमने कहा कि ये फोर्थ सेल हो गया। अब ये जो सेल हैं इनके अंदर प्रेजेंट क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये प्रेजेंट है मेरे प्यारा बच्चा। मैं अभी वो करेक्ट पैटर्न नहीं बना रहा हूँ कि 288 करके करेक्ट पैटर्न बनाऊं, मैं अपने अकॉर्डिंग बना दे रहा हूँ, ठीक। अब होता क्या है, यहाँ पर दो तरीके के फोर्स अप्लाई होते हैं, दो तरीके के फोर्स अप्लाई होते हैं। कौन कौन से? एक तो फोर्स लगता है इनवर्ड, जो इनवर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला फोर्स लगता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगता है और वो अंदर साइड लगता है, वो किधर लगता है, अंदर साइड, और वो कौन लगाता है, न्यूक्लियस, खींचने का काम करता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। जो अभी हमने समझाया किस पे लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स पे लगाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। लेकिन एक दूसरा फोर्स लगता है जो आउटवर्ड लगता है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिपल भी करते हैं, जिससे ये एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है। तो बाहर की तरफ फोर्स लगने से फर्क क्या पड़ गया, इससे यह फर्क पड़ता है कि जो नेट न्यूक्लियर फोर्स है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कैसे? अब तुम ऐसे समझो, ये है एक न्यूक्लियस, ये किसी इलेक्ट्रॉन पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था, हमने कहा माना ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था अपनी तरफ। कितने न्यूटन का लगा रहा था, हमने कहा 15 न्यूटन लगा रहा, लेट एग्जाम्पल। और बाहर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लगने लग गया, हमने कहा भले कम लग रहा हो, लेकिन अगर हमने कहा 4 न्यूटन लग रहा है, तो जो ओवरऑल अट्रैक्शन बचा, अब नेट इफेक्टिव फोर्स कितना बचा, 15 - 4 मतलब 11 न्यूटन। मतलब तुम देख रहे हो कि जो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सिव फोर्स है वो कहीं ना कहीं टोटल न्यूक्लियर फोर्स को क्या करता है, कैंसिल आउट, जिससे न्यूक्लियर फोर्स को वो क्या करने लगता है, बैलेंस या काउंटर बैलेंस करता है, उसको निगलेक्ट मतलब रिड्यूस करने लग जाता है। यही चीज को, इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स, ये जो बाहर की तरफ रिपल्सन लग रहा है, ये इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले न्यूक्लियर फोर्स से इसको सील्ड कर देता है। इलेक्ट्रॉन को सील्ड करने का मतलब बचाने का काम करता है। पहले लग रहा था 15 न्यूटन, अब लग रहा है 11 न्यूटन, कम से कम 4 न्यूटन तो बचा ही रहा है उसके ऊपर लगने वाले फोर्स से। तो इसीलिए इसका एक नाम भी दिया गया, दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। आप बस इतना ओवरऑल समझो कि भैया एक फोर्स लगता है इनसाइड, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, एक फोर्स लगता है आउटसाइड, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, और यही जो बाहर की तरफ रिपल्सन लग रहा है, इसी के कारण नेट इफेक्टिव फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब मुझे कोई एक लोग बताना चाहे कि अगर मैं ये कहूं कि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो कोई बता सकता है कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। बिल्कुल तो वीक हो जाएगा। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, कम। और अगर न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा तो फिर तुम बाकी के रिलेशन इससे ऐड कर सकते हो, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का बाकी सबके साथ रिलेशन बताया है। तो हो सकता है इस चैप्टर में शील्डिंग इफेक्ट को लेके कई सारी बातें बोली जाएं, इसलिए एक थोड़ा सा आइडिया आपको पता होना चाहिए था कि शील्डिंग इफेक्ट का सेंस क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि जो बाहर की तरफ लगने वाला रिपल्सन है उसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी कई सारी बातें पढ़ लेने के बाद एक और बहुत सारा अच्छा सा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से समझो। इसको कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं क्लास 11 का ही एक एग्जांपल लेके तब तुमको समझाऊंगा। जैसे मैं ग्रुप नंबर 13 की बात करूं, थोड़ा ध्यान समझो। आप लोगों को मालूम था कि ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन से एलिमेंट थे? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। क्या आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन को बता सकता है इसका क्या था? आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NH2 NS1 NH2 NP1 NH2 NP1। ये आउटर मोस्ट सेल के हैं। और एक बात समझ लो, बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा आउटर मोस्ट सेल के ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। तो नियम के अकॉर्डिंग क्या देखा गया कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके और 1 इलेक्ट्रॉन इसके, 3 इलेक्ट्रॉन कैन पार्ट ड्यूरिंग द बॉन्डिंग। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग के दौरान। क्योंकि बॉन्डिंग के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर सकते थे। इस वजह से मेरा प्यारा बच्चा हम यहां कहते थे
कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली क्या होता है, +3। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब एक तरीके से ये समझो कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सकते थे, 2 इसके 1 इसका। इसीलिए हम क्या बोलते थे कि भैया इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, ये बात हम बोलते थे। अच्छा, लेकिन सर वैलेंसी भी इनकी 3 होगी। वैलेंसी तो 3 होगी, यहां पर वैलेंसी भी हम 3 ही बोलेंगे। अब हमने ये कहा कि लेकिन एक इफेक्ट देखा गया कि जैसे ही हम डाउन इन ग्रुप आए, जैसे ही हम डाउन इन ग्रुप आते हैं, नीचे की तरफ हम आते हैं। अब आपको मालूम है सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, यहां से देखो क्या आने लगेगा, SPDF, नीचे पे D और F आना चालू हो गए। देखो मतलब नीचे आने पे डाउन इन ग्रुप जब आते हैं तो F ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने लगते हैं, F ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने लगते हैं। और F ऑर्बिटल की हमें एक बात बता दूं, F ऑर्बिटल का जो सील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत बेकार है, बहुत अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत दूर दूर रहती है, इसलिए बहुत अच्छे सील्ड नहीं कर पाते। सील्ड करने का मतलब बाहर की तरफ रिपल्सन नहीं लगा पाएंगे। और F ऑर्बिटल जो होते हैं दे शो वेरी पुअर सील्डिंग इफेक्ट, इनकी सील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छा नहीं है। अगर किसी का सील्डिंग इफेक्ट खराब है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, बताओ कोई लोग। सर ज्यादा हो जाएगा। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा हो जाएगा। मतलब जो इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सील्डिंग खराब है तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा, मतलब न्यूक्लियस टाइटली अट्रैक्ट करेगा। तो अब टाइटली अट्रैक्ट करने से होगा क्या, समझ प्यारा बेटा। टाइटली अट्रैक्ट करने से ये होगा कि अगर ये न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन हम बना रहे थे, जैसे ये पहले NH2, पहले ये इलेक्ट्रॉन होते फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन होते, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा तो इसकी वजह से ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, और कम से कम इन इलेक्ट्रॉन को इतना टाइटली खींच लेगा कि इनको बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल नहीं क्रिएट करेगा, मतलब इनको बॉन्ड बनाने से रोकने लग जाएगा। वो NH के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड बनाने से रोकने लगेगा। मतलब इसकी वजह से होगा क्या, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NH सबसेल, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ NH सबसेल डोंट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, क्योंकि वो टाइटली बाउंड हो गए हैं। डोंट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, इन बॉन्डिंग। अब वो NS वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया है, ये ज्यादा खींचने लग गया। जब ज्यादा खींचने लगा तो इसके इलेक्ट्रॉन यार पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे हैं। अब किसके पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, केवल NP के पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो जहां पहले 3 पार्टिसिपेट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन नंबर +3 था, अब ये केवल NP के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसी वजह से अब ऑक्सीडेशन नंबर केवल +1 बचेगा। मतलब देखने को क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन नंबर कम होने लगता है। ध्यान रखिएगा, रूल ये कहता है कि जैसे हम ग्रुप में नीचे आते हैं, समझिएगा, जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कोई शो करता है तो ये देखने को मिला कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होने लगता है। मतलब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। सर इस बात का क्या मतलब हुआ, इसकी टेंडेंसी बढ़ जाने का मतलब, अगर मैं यहां पर ये देखूं कि ये इलेक्ट्रॉन देखो 2 और 1 3 है, कभी कभी वो एक ही इलेक्ट्रॉन में भी पार्टिसिपेट करता, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ये चाहता अगर तीनों करे तो +3 शो कर सकता है, केवल एक ही करे तो +1 शो कर सकता है। तो इस वजह से देखा गया कि पहले लोग +3 को ज्यादा पसंद कर रहे थे, ऊपर +3 ज्यादा पसंद करते हैं शो करना, और नीचे पे वो +1 शो करना पसंद करते हैं। अब इससे कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं, समझो। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन कुछ ऐसे क्रिएट होता है, माना कोई क्वेश्चन पूछ ले कि थैलियम ट्राइक्लोराइड और थैलियम क्लोराइड इन विच मोर स्टेबल, कौन मोर स्टेबल है बताओ, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। थैलियम ट्राइक्लोराइड एक कंपाउंड हमने बनाया कि इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो थैलियम का, यहां पे निकलेगा +1, यहां पे कितना निकलेगा +3, और नीचे आने पे थैलियम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहता है, +1 की +3? +1। तो इसीलिए ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके अंदर थैलियम जो है मोर स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन मोर स्टेबल स्टेट। अभी मैं चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा हूं, अभी मैं केवल बेसिक सिखा रहा हूं जो रिक्वायरमेंट पड़ सकता है तुम्हें P ब्लॉक के लिए। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, समझो, एक एग्जांपल और देता हूं जिससे अच्छे से समझ में आए।
जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और बना देता हूँ, समझ में आ जाए। ठीक है, ध्यान दो, एक एग्जांपल और समझो प्यारा बेटा। क्या है एग्जांपल? माना मैं लेड ले लेता, जैसे मैं ले लेता बेरिलियम ग्रुप नंबर 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ऐसे ले लेता ग्रुप नंबर 14। अब ग्रुप नंबर 14 जो है, इस ग्रुप नंबर 14 का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये आपको मालूम है क्या होता है, NH2 NP2। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है जनरली। अब जब आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है NH2 NP2, तो इसमें जनरली वो क्या ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, +4 शो करते हैं। जनरली वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करते हैं, +4 शो करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन थे पार्टिसिपेट करने के लिए। पेन को कुछ हो गया लग रहा है, ठीक है सही हो जाएगा। ध्यान दो, वो जनरली क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +4 शो करते हैं, लेकिन नीचे आने पे +4 की जगह पर वही f ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया, इसकी वजह से वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पसंद करते हैं, +2। मतलब लेड जो है वो +4 भी शो कर सकता है और +2 भी शो कर सकता है, लेकिन वो पसंद किसको करेगा, +2, क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसी को बोलते हैं नट पेयर इफेक्ट। क्यों? वही रीजन कि नीचे आने पे f ऑर्बिटल आए, शील्डिंग इफेक्ट बेकार हो गया, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ गया, जिससे NS के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। जब NS सबसेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो केवल NP के करेंगे, तो वो फिर +2 शो करेंगे। इसी से मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाऊं, मैं लिखूं PbCl4 और मैं यहां पर लिखूं PbCl2, बताओ इन दोनों में से कौन मोर स्टेबल है? हाँ, तो हम क्या बोलेंगे कि इनमें से जो ज्यादा स्टेबल है वो कौन है, PbCl2। क्यों PbCl2 ज्यादा स्टेबल है? PbCl2 ज्यादा स्टेबल, कोई बता सकते क्यों है? बताओ PbCl2 ज्यादा स्टेबल क्यों है? सर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 सर है। ऑक्सीडेशन नंबर कम है। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कम है। आप आंसर क्या बोलोगे, ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कारण। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +2, इसमें कितना है ऑक्सीडेशन नंबर, +4। और लेड जो है वो ग्रुप में नीचे है, नीचे साइड क्या होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप कहोगे कि लेड की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज +2। इस वजह से मेरा प्यारा बच्चा वो इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर रहा था। चलिए जी, अब आगे हाँ बोलो सर। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो बढ़ रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बीच की। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है मतलब? सर न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी तो बढ़ रही है, तो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही तो सर उसमें फिर वो जा क्यों रहा है उसमें, किस में जा रहा है? न्यूक्लियस के पास। अरे यार, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब न्यूक्लियस ही तो खींचता है, और कौन खींचता है भाई? ये उसका कोई एक एटम है, ये एटम है और ये उसके इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले हैं यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माना एक एग्जांपल के तौर पे ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से ये खींचता है ऐसे। अब ये माना खींच रहा है, अब ये जो बाहर वाले पार्टिसिपेट करने वाले थे उसमें से NH2 थे और NP1 थे। तुम खुद ही कह रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगा, तो ये NS के इलेक्ट्रॉन को खींचने नहीं लगेगा, और जब NS के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये बॉन्ड बना, जो बाहर की तरफ बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन थे, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से केवल एक ही बच रहा है, इस वजह से ये NS के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। यही इसका एक्सप्लेनेशन। देखो क्या कह रहा है कि जैसे हम P ब्लॉक में डाउन इन ग्रुप आते हैं तो F और D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने लगते हैं, जो कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसके रिजल्ट के तौर पे देखो क्या होगा कि NS वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगने लगेगा, और जिसके कारण NS सबसेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्लास 11 में पूछता था डिफिनेशन लिखने के लिए इनर्ट पेयर इफेक्ट, यहाँ डिफिनेशन नहीं पूछेगा, यहाँ तुम्हें पता होना चाहिए। मैं पढ़ाते समय कभी बोल दूंगा कि अच्छा यार देखो नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इस बात का मतलब पता होना चाहिए कि अगर कोई +3 +2 +1 शो कर रहा है तो +1 के शो करने की टेंडेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी जब नीचे की तरफ जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूक्लियस ज्यादा टाइटली बाउंड कर लेता है और वो पार्टिसिपेट कराने में रोकने लगता है। तो ओवरऑल इनर्ट पेयर इफेक्ट अगर कहीं यूज होगा तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। ठीक है, तो जितनी भी बेसिक मुझे रिक्वायरमेंट थी
जो मुझे लगता था कि पी ब्लॉक के चैप्टर पे जाने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस की है। अब आज मैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी आपके साथ और कुछ कॉमन प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूं। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में तुम जानते हो, पी ब्लॉक एलिमेंट की कुछ खास बातें हैं, हम उन खास बातों के बारे में समझ लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट अभी मैंने पीरियोडिक टेबल में बनाया था, दिव्यांश बताते हैं, ठीक बेटा। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो 3 फिजिकल स्टेट, मतलब तुमको देखने को मिलेगा कि पी ब्लॉक के अंदर तुमको तीनों फिजिकल स्टेट मिल जाएंगी, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। एस ब्लॉक में सारे के सारे तुम अगर देखो तो मेटल हैं, डी ब्लॉक में सारे के सारे मेटल हैं, लेकिन पी ब्लॉक एक ऐसा इंटरेस्टिंग ब्लॉक है जिसके अंदर तुम्हें मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेगा, मेटलॉइड मिलेगा। मतलब ऐसा एक खुद का एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों मिल जाते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। बाकी सब में ऐसा नहीं है, ठीक। अगला देखो, आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हें पता ही है, या पी ब्लॉक में लेफ्ट राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, अभी मैं पढ़ाया हूं, और नीचे आने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं पहले पी ब्लॉक के बारे में, तब हम डीपली चलेंगे एक एक अंदर उसके बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता चुका हूं मैं, लेफ्ट राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और नीचे जब आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की, ये भी मैं बताया था फॉन वर्ड करके, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिस्कस कर चुका हूं। लेफ्ट राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बताइए, लेफ्ट जाने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज कर बढ़ती है, बढ़ने का मतलब मोर नेगेटिव होती है, आप ऐसे ही बात करोगे। और नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी घटती है, घटने का मतलब लेस नेगेटिव होती है, बात खत्म। तो बेसिक प्रॉपर्टी तो अब तुम धीरे धीरे सीख ही गए हो। अगला देखो, एटॉमिक रेडियाई, लेफ्ट राइट जब जाओगे तो भैया कम होगी एटॉमिक रेडियाई, तुम्हें पता होना चाहिए। नीचे आने पे एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण पी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, लेड +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, थैलियम 1 भी शो करता है, 3 भी शो करता है, टिन 2 भी शो करता है, 4 भी शो करता है। अभी हमने बताया ना PbCl2 PbCl4 दोनों पाए जाते हैं नेचर में, लेकिन स्टेबल PbCl2 होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अगला देखो, फास्फोरस, ऑक्सीजन और हैलोजन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। मतलब अगर पी ब्लॉक में देखा जाए तो फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर ये ज्यादा रिएक्टिव हैं, और बाकी के जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। अगला देखो, ग्रुप नंबर 13 से जब हम 17 की तरफ जाते हैं, ग्रुप नंबर 13 से जब हम जाते हैं ग्रुप नंबर 17 की तरफ, तो 13 से जब 17 की तरफ जाएंगे तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ये थोड़ा समझ लो, ये क्या लिखा है, 13 to 17 रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज, मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर इंक्रीजेज। अच्छा, मतलब वो ये कह रहा है कि यार अगर तुम ऐसा करोगे ना कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसकी तरफ जब जाओगे तो ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर पढ़ने का क्या मतलब होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का कैरेक्टर। अगर कोई दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद खुद क्या होगा, कोई बता सकता है, रिड्यूस। हाँ, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो सेल्फ क्या होगा, रिड्यूस। और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में रिड्यूस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में रिड्यूस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो अब तुम खुद ही देख रहे हो क्यों लेफ्ट टू राइट जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती है। बहुत सारे रीजन, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, एटॉमिक रेडियाई कम होता है, तुम कोई भी रूल लगा दो, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर, गेन करने की पावर बढ़ती है। मतलब इधर वाले एलिमेंट बड़ी जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे, जब वो खुद जल्दी रिड्यूस होंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। इसी वजह से पी ब्लॉक में तुम देखोगे कि 13 से जब 17 की तरफ जाते हो तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो होता है वो बढ़ता है। ये सब रिलेट करना सीखो, क्लास 11 में सिखाया गया है ये सब, कि लेफ्ट राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन होगा, जल्दी गेन होगा मतलब जल्दी रिड्यूस होगा, जल्दी रिड्यूस होगा मतलब खुद रिड्यूस जल्दी हो रहा है तो दूसरों को जल्दी ऑक्सीडाइज करेगा। तो लेफ्ट राइट जाने पे ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर बढ़ता है और रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम होता है। तो ये कई सारी बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्कस कर ली गई हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, बस 5 मिनट का टाइम है, मैं आपके साथ थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँ, फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज में अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक। देखो यहां पर अगर प्यारा बेटा देखो तो ग्रुप 15 में से अब पहला हमारा टास्क है 15 कवर करना। सबसे बड़ा जो ग्रुप है, जो सबसे ज्यादा पोर्शन को कवर किए है वो 15 वाला ही है, तो 15 पे ध्यान से सीखेंगे।
15 में एलिमेंट कौन कौन से आ जाते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? NH2NP3। तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2S2 2P3। ये थर्ड पीरियड में आता है तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3S2 3P3। ये फोर्थ पीरियड में आता है तो 4S2 4P3। ये फिफ्थ पीरियड में आता है तो 5S2 5P3 आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये सिक्स पीरियड में आता है तो 6S2 6P3। ये इनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब पढ़ने से पहले थोड़ा नेचर में कैसे पाए जाते हैं एलिमेंट उनको भी तो देख लो। पता चला किताबों में पढ़ रहे हैं, नेचर में कभी देखा ही नहीं इनको। नाइट्रोजन गैस कुछ ऐसा मिलता है, आपको मालूम है, बहुत कूलिंग एक्शन रखता है, कूलिंग इफेक्ट रखता है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है नाइट्रोजन गैस। फास्फोरस दो फॉर्म में देखो, ये व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, कुछ ऐसा ये नेचर में मिलता है। आर्सेनिक कुछ इस तरीके से मिलता है नेचर में, ठीक। आर्सेनिक जो होता है वो पॉइजनस भी होता है। ये पॉइजनस इफेक्ट कुछ ऐसा होता है जैसे जो आर्सेनिक इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके हाथ ये देखो कैसे खराब हो जाते हैं, ये आर्सेनिक की पॉइजनिंग के कारण हो जाता है। तो आर्सेनिक पॉइजनस नेचर का होता है। तो ये आर्सेनिक के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आर्सेनिक के बाद अब आ जाओ एंटीमनी। एंटीमनी देखो ये बिल्कुल थोड़ा सिल्वर जैसा शाइनिंग एलिमेंट होता है। ये बिस्मिथ मल्टी कलर्ड एलिमेंट होता है। नेचर में जब देखोगे तो बिस्मिथ कुछ इस तरीके से पाया जाता है। इनके क्रिस्टल, तो इनके जो क्रिस्टलाइन फॉर्म थे और जो ये नेचर में जिस फॉर्म में पाए जाते हैं उनका एक नॉर्मल हमने प्रेजेंटेशन और व्यू आपके सामने रखा है कि भाई किस फॉर्म में, किस व्यू में वो कैसे किस तरीके से पाए जाते हैं। तो हमने आज की क्लास में मेरा प्यारा बच्चा शुरुआत की है ग्रुप नंबर 15। मैं बताया हूं ग्रुप नंबर 15 को पिनिकोजेंस कहते हैं, अभी हमने बताया था। पिनिकोजेंस और उन एलिमेंट को क्या कहते हैं? कंपाउंड को। जैसे जो एलिमेंट है उनको पिनिकोजेंस कहते हैं और उनके जो कंपाउंड होंगे उनको पिनिकोमाइड्स कहेंगे। ये वर्ड लिया गया है पिनियोमेक्स से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सफोकेशन। ये छोटी छोटी बातें तो उनको मालूम होनी चाहिए। पूरा जो एटमॉस्फेयर है उसका लगभग 79% जो है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% बाई वैल्यूम होता है। मतलब नाइट्रोजन का जो वैल्यूम है वो कहीं ज्यादा होता है एटमॉस्फेयर में इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन के। आपको सर ऑक्सीजन तो ज्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन डिजॉल्व फॉर्म में भी तो मिलता है वाटर की फॉर्म में। इसलिए ओवरऑल अर्थ में भले देखो लेकिन एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का कंटेंट ज्यादा है। तो ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो लगभग आपको एक पी ब्लॉक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मिल गया है। हम लोग करेंगे क्या मेरा बच्चा, नेक्स्ट क्लास से इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करना